हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आर यू डूइंग गुड? लास्ट क्लास के अंदर हमने मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल पढ़ी थी। क्या आपने वो अच्छे से भी उसकी प्रैक्टिस की? अगर आपने की है, वेल एंड गुड, शाबाश, ऐसे ही करना। एंड आने वाले चैप्टर के साथ भी आपको ऐसे ही करना है। अगर नहीं की तो बेटा उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ठीक है। वो वीडियो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है उसी लाइफ साइकिल के ऊपर, तो आपको वो मस्ट चेकआउट करनी है। आज के टाइम पे जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटिवली उससे अलग है। हाउएवर ये एक सीक्वेंस है कि पहले हम ये बताते हैं कि डिजीज़ क्या होती हैं एंड किस तरीके से जो है वो स्प्रेड होती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या हमारी बॉडी डिफेंड नहीं करती बाहर से कोई भी माइक्रोब या फिर किसी टाइप के पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं? देखिए, बिल्कुल डिफेंड करती है। जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखें, कोविड-19 जो है वो फैला हुआ है एंड जो कोविड-19 है वो किसके द्वारा ट्रांसफर होने लग रहा है? ह्यूमन टू ह्यूमन थ्रू दी एयर। एंड कोई भी पर्सन जब छींकता है तो छींकने के टाइम पे उसके जो स्पोर जो है उसके जो ऑफस्प्रिंग जो है वो बाहर निकलते हैं, यानी उनकी डॉटर सेल जो है वो बाहर निकलती है। एंड दूसरा पर्सन जो इनहेल करता है तो उसके बाद उसको डिजीज़ जो है वो होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्यों भाई? नोज़ के द्वारा ही क्यों जाने लग रहा है? क्या कोई दूसरा रूट नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वी हैव स्किन, और जो स्किन जो है कोई भी बाहर की चीज़ है उसको अंदर आने नहीं देती। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पहली चीज़ प्रोटेक्ट करने लग रही है वो कौन सी चीज़ प्रोटेक्ट करने लग रही है? हमारी खुद की स्किन। तो यस, स्किन जो है डिफेंड करने लग रही है। हाउएवर देयर आर सर्टेन पोर्स, जैसे माउथ के अंदर पोर है, नोज़ के अंदर पोर है, ईयर्स के अंदर भी है, यहाँ पर भी है। तो बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पोर है वहाँ पर जो है कोई भी पैथोजन बाहर का कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटर कर सकता है। लेकिन स्किन चूंकि एक इंटैक्ट टिश्यू है तो ऐसे कोई भी अंदर जो है नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो अंदर अगर चला जाए, नोज़ के द्वारा अंदर चला जाए, तो क्या रोकने के लिए कुछ नहीं है? बिल्कुल है। नेज़ल हेयर है वो रोकते हैं, उसके बाद म्यूकस की लेयर है वो रोकती है। अगर यहाँ से अगर पास हो जाए तो क्या आगे कुछ नहीं है? बिल्कुल, उसके आगे भी हैं। उसके बाद हमारे कई सारे सेल हैं जो उसको इंगल्फ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है उसको रोकने के लिए। एंड दे आर वास्ट काइंड ऑफ सिस्टम जिसके द्वारा जो पैथोजन है उसको रोका जाता है कि डिजीज़ जो है वो ना फैलाए। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। फर्स्ट जो चीज़ हमें समझनी है वो है हमारी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक एबिलिटी है। इम्यूनिटी क्या है? एक एबिलिटी। एबिलिटी किसकी? एबिलिटी वो भी बॉडी की। और ये एबिलिटी क्या है कि प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट द डिजीज़। डिजीज़ कोई भी फैलाता है वो किसकी वजह से फैलता है? वो पैथोजन की वजह से फैलता है। तो पैथोजन को अपनी बॉडी के अंदर रोक के अंदर ना जाने दे, एंड अगर अंदर चला गया है तो उसको किल कर दे। तो समहाउ किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी को बचाने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। सो जो एबिलिटी है उससे पैथोजन या फिर जो उससे रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको रजिस्ट करने में हेल्प करता है। अगर किसी की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब वो पर्सन जो है वो कैसा होगा? डिजीज़ रेजिस्टेंट होगा। तो कोविड-19 जो है वो सभी को नहीं होगा, कुछ पर्सन जो है वो हमेशा रजिस्ट जो है वो रहेंगे, यानी कि उनको डिजीज़ जो है वो नहीं होगी क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे रामदेव ने भाई एक नई दवाई बनाई है कोरोनिल। कोरोनिल क्या करता है? जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट अप करता है। एंड जब बूस्ट अप करता है तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली इतना सही काम है कि जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोई पैथोजन अगर अंदर आया हुआ है तो हमारे सेल जो है उसको मार दे, या फिर वो उसको अंदर जो है वो जाने ना दे, डैमेज जो है ज़्यादा ना होने दे। तो इसका मतलब पर्सन क्या है? डिजीज़ रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो उसको हम कहेंगे कि वो पर्सन कैसा है? ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल यानी कि उसको डिजीज़ जो है कभी भी हो सकती है। तो इट डिपेंड ऑन कि पर्सन की एज क्या है। जैसे अगर कोई पर्सन है जिसकी एज अराउंड 60 से ज़्यादा हो गई है, 50 से ज़्यादा नॉर्मली कह देते हैं कि उनकी इम्यूनिटी जो है धीरे धीरे कम होने लगने लग जाती है। न्यू बॉर्न बेबी है जो अभी 1-2 साल का ही है, उसकी इम्यूनिटी रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। तो जो काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चे हैं एंड जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है वो किस डिजीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। लेकिन जो यंग है उनके अंदर इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसी वजह से वो डिजीज़ को लेकर रेजिस्टेंट होते हैं। तो आई थिंक टॉपिक जो है इतना समझ में आ गया होगा। इम्यूनिटी यानी कि एक एबिलिटी जो डिजीज़ को रजिस्ट करती है। तो डिजीज़ को रजिस्ट किस तरीके से किया जा सकता है? वेल, रेजिस्टेंस के बेसिस पे जो इम्यूनिटी है उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक इननेट या फिर नेचुरल या फिर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और दूसरा
एक्वायर्ड, एडेप्टिव या फिर नॉन स्पेसिफिक। हम पहले इसको समझते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर बिल्कुल आ सकता है कि इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या डिफरेंस है। तो इननेट का मतलब क्या है? इननेट का मतलब है इनबोर्न। इनबोर्न का मतलब क्या है कि बच्चा जब पैदा हुआ था तभी से उसके अंदर ये वाली इम्यूनिटी थी। लेकिन एक्वायर्ड यानी कि प्राप्त करना, प्राप्त कब होता है? जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद। तो यानी कि ये जो इम्यूनिटी है वो बाद में एक्वायर की जाती है। लेकिन इननेट जो है वो पैदाइशी होती है। बच्चा जब पैदा होता है स्टार्टिंग से ही उसके अंदर जो है इस टाइप की इम्यूनिटी होती है कि वो उस पैथोजन को जो है रोक सके। अगर हम और आगे देखें तो नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल है इसका मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसने पहले से ही उसके अंदर ऐसा कोई जो है चेंज नहीं होता। लेकिन ये जो इम्यूनिटी है वो कैसी है? अडेप्टिव है। अडेप्टिव का मतलब क्या है कि जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होता है तो इस इम्यूनिटी के अंदर भी एडवांसमेंट आती है, जिससे कि जो पर्सन जो है उस इन्वायरमेंट के अंदर अच्छी तरीके से उस इन्वायरमेंट ढल सके। यानी कि ये चेंज होती है, लेकिन ये ऐसा जो है इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। जैसा पहले था वैसे ही अभी भी रहती है, कोई चेंज नहीं। एंड और क्या बताया है इसके बारे में कि ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक यानी कि एक पर्टिकुलर पैथोजन है उसका एक सेफ साइज स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा हमारी सेल जो उसको रिकॉग्नाइज करती है। ये नॉन स्पेसिफिक है, इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी पैथोजन को रिकॉग्नाइज नहीं करती। बाहर से कोई भी चाहे डस्ट आती हो, चाहे माइक्रोब आता हो, चाहे कुछ भी आता हो, ये उसको रोकेगा ही। लेकिन ये जो है स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि अगर पैथोजन की रिकॉग्निशन यहाँ पर होगी तो उसके अगेंस्ट जो है ये फाइट करेगा। अगर रिकॉग्निशन नहीं होगी तो वो उसको रिकॉग्नाइज जो है वो नहीं करेगा एंड उसके खिलाफ इम्यूनिटी जो है वो डेवलप नहीं होगी। और अगर होगी तो वो बाद में होगी, लेकिन स्टार्टिंग में पहले से ही उसके अंदर नहीं होगी। तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक है टुवर्ड द पैथोजन और ये नॉन स्पेसिफिक है। 3 डिफरेंस क्लियर है भाई। चौथा डिफरेंस भी हो सकता है, वो क्या कि इसके 4 अलग अलग टाइप हो सकते हैं। जैसे इननेट, इनबोर्न। अगर इनबोर्न की हम बात करने लग रहे हैं तो कौन सी ऐसी इम्यूनिटी है जो हमें डिजीज होने से रोकती है? जैसे हमने ये अभी डिस्कशन किया था कि कोविड-19 भाई नाक के द्वारा ही क्यों जाता है और दूसरे रूट के द्वारा क्यों नहीं चला जाता? वेल एक सिंपल सा रीजन है, चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? हमारी स्किन ना तो डस्ट को अंदर जाने देती, ना कोई माइक्रोब जो है उसको अंदर जाने देती। जहाँ से होल है उसके थ्रू ही कोई ना कोई माइक्रोब जो है वो अंदर जा सकता है। तो इसका मतलब, और स्किन तो पैदाइशी है भाई, तो इसका मतलब क्या है कि ये इननेट इम्यूनिटी का जो है वो पार्ट है। तो जो स्किन है वो क्या है कि फिजिकल बैरियर है। बैरियर यानी जो रोकता है कि अंदर कोई भी जर्म्स या माइक्रोब जो है वो अंदर ना जाए। और अंदर जाने लग रहा है तो हमारे यहाँ पर म्यूकस की मेम्ब्रेन है। जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है अगर ये अंदर चला भी जाता है, यहाँ से माइक्रोब अगर अंदर चला भी गया है तो जो म्यूकस है उसके अंदर ये फंस जाता है। फंसने के बाद में जो सीलिया है वो ऊपर की तरफ प्रोपेल करते हैं और जो प्रोपेल करते हैं तो जो म्यूकस है उसके साथ में वो माइक्रोब या फिर डस्ट जो है वो मिक्स हो जाती है एंड फिर उसके बाद में वो बाहर जो निकलाते हैं। सिमिलरली अगर माउथ के द्वारा अगर कोई अंदर जाए तो वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। म्यूकस की जो मेम्ब्रेन जो है वो उसको बाहर की तरफ जो है प्रोपेल करती है एंड अल्टीमेटली जो बाहर की चीज़ है उसको वापस बाहर ही जो है वो पास ऑन जो है कर देता है। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर है। फिजियो यानी कि फंक्शनिंग। बॉडी के अंदर कुछ ऐसी फंक्शनिंग होने लग रही है जिसके द्वारा वो रोक सके। जैसे अगर आपने खाना खाया है तो खाना खाने के साथ में हो सकता है कोई माइक्रोब या जर्म्स, कुछ बैक्टीरिया, कोई पैथोजन जो है बॉडी के अंदर चला जाए, तो उसमें तो स्किन कुछ कर नहीं सकती। तो अब बॉडी किस तरीके से उसको डिजीज होने से रोके, तो वहाँ पर आ जाता है हमारा HCl। तो जो HCl जो है वो क्या करेगा? जो HCl है उसकी pH 2 है और उस pH 2 के ऊपर कोई माइक्रोब होगा तो वो वहीं पे जो है डिग्रेड जो है वो हो जाएगा। अगर इससे बच गया तो आगे क्या आएगा? आगे बाइल आएगा। तो बाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एल्कलाइन है और उतने ज़्यादा एल्कलाइन मीडियम के अंदर अगर कोई पैथोजन होगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब वो डिजीज़ जो है वो कॉज नहीं कर पाएगा। अगर हम और दूसरे एरिया पे देखें तो हमारे कान है, तो कान के अंदर जो है वो मैल बनता है। ठीक है, आपने कान साफ किया होगा तो ब्लैक सा ब्राउन सा निकलता होगा, है ना? निकाला तो होगा कभी। ठीक है। सो वो जो वैक्स है जिसको हम ईयर वैक्स बोलते हैं या फिर कान का मैल बोलते हैं, वो एक्चुअल में एक इम्यूनिटी का पार्ट है। कैसे? अगर मान लो वो ना हो तो एयर जो पास होने लग रही है आसपास की एयर, उसके साथ में तो काफ़ी सारी डस्ट है, वो डस्ट कहाँ चली जाएगी? कान के अंदर चली जाएगी
एंड ईयर ड्रम तक भी पहुंच सकती है। और अगर ईयर ड्रम तक अगर यानी कि टिम्पेनम हमारा जो कान का पर्दा है अगर वहाँ तक पहुंच गई तो उसको डिग्रेड या फिर नुकसान जो है वो भी पहुंचा सकती है, एंड उससे कान को जो है डैमेज हो सकता है, कोई माइक्रोब भी जो है वो अंदर जा सकता है। लेकिन अगर ये वैक्स अगर रिलीज होता रहे तो डिजीज़ होने के चांसेस जो है वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो क्या ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने लग रही है या नहीं? बिल्कुल करने लग रही है। क्या ये किसी पैथोजन को रोकती है? किसी स्पेसिफिक को नहीं, बल्कि कोई भी आ जाए उसको तो रोकेगी ही। क्या इनबोर्न है ये? बिल्कुल इनबोर्न है ना। इसी तरीके से जो टीयर्स हमारे निकलते हैं उसके अंदर लाइसोजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लाइसोजाइम यानी कि ऐसे एंजाइम है जो ब्रेक डाउन कर देते हैं सेल को, जो भी बाहर की पैथोजन की होती है उसको। इसके अलावा स्वेट, जब भी पसीना निकलता है तो उसके साथ में जो सॉल्ट जो है वो भी बाहर निकलते हैं, एंड ये इतना ज़्यादा सलाइन इन्वायरमेंट बना देते हैं कि स्किन के ऊपर अगर कोई माइक्रो वगैरह होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, एंड अल्टीमेटली उसकी डेथ जो है वो हो जाएगी। क्या ये चीज़ किसी पर्टिकुलर पैथोजन के डिवीज़न को रोकती है? नहीं, ये तो नॉर्मल है, स्टार्टिंग से ही चलती आने लग रही है, एंड इसकी वजह से हमारी प्रोटेक्शन भी होने लग रही है। तो व्हाट इट मीन्स कि ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जो हमें पैदाइशी मिली हुई है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला करके हम बोलते हैं कि ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो क्योंकि स्किन और स्किन के नीचे वाली जो लेयर है वो रोकती है, तो इसी वजह से फर्स्ट लाइन हो गई। अगर कोई यहाँ से पास करके अगर अंदर चला जाए, अब अंदर क्या है? अंदर तो ब्लड है, तो ब्लड के अंदर भी बहुत सारी ऐसी सेल है जिसके द्वारा माइक्रोब जो है इंगल्फ या फिर उसको किल जो है किया जा सकता है। तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर ही हमारा पार्ट है सेलुलर बैरियर, और उसके अंदर स्पेसिफिक कुछ ऐसे सेल है जैसे न्यूट्रोफिल है, जैसे कि मैक्रोफाज है। ये सेल क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? सेल ईटिंग, यानी कि कोई भी पैथोजन आया उसको फैगोसाइटोसिस करेंगे, यानी कि उसको इंगल्फ कर देंगे एंड वो माइक्रो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। कुछ नेचुरल किलर सेल होते हैं, प्रोफेशनल किलर सेल, ठीक है, जिस तरीके से फिरौती देते हैं, है ना। कोई पर्टिकुलर एक बड़ा पॉलिटिशियन, उसको मारने के लिए, असैसिनेशन करने के लिए जो है किसी सुपारी दी जाती है, ठीक है, तो वो अपनी अलग से हथियार लेके आता है एंड अल्टीमेटली वो उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है मार देता है ना। तो मैं क्यों बताने लग रहा हूँ? मैं इस वजह से बताने लग रहा हूँ कि ये नेचुरल किलर है, यानी कि जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है कि ये मारेंगी ही। एंड मारने का तरीका भी क्या है? साइटोलाइसिस या फिर एपोप्टोसिस। लाइसिस यानी ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन किसका? सेल का ब्रेकडाउन कर देते हैं। ये ऐसे टॉक्सिक मटेरियल जो है वो अंदर डाल देते हैं जिसकी वजह से सेल जो है ऑटोमेटिकली बर्स्ट हो जाए, और अगर बर्स्ट नहीं होती तो धीरे धीरे करके उसके अंदर रिडक्शन होने लग जाती है, और वो सेल जो है धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली जो है वो डाई हो जाती है, यानी कि मर जाती है। तो या तो ये ऐसे केमिकल निकाल लेंगे जिससे वो इमीडिएटली डाई हो जाए, या फिर वो ऐसा जेनेटिकली प्रोग्राम बना देंगे जिसकी वजह से जो सेल जो है वो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली जो है वो मर जाएंगी। तो क्या ये किसी स्पेसिफिक सेल को मारने के काम आती है? नहीं। कोई भी पैथोजन बाहर से अंदर की तरफ आता है ये उसको किल कर देती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या था क्या नहीं था, ये इनका रिकॉग्निशन का काम नहीं है। अगर कोई WBC इन्फेक्टेड हो जाए, वायरल इन्फेक्टेड जो WBC है, वो कुछ केमिकल जो है बाहर निकालते हैं जिनको बोलते हैं हम साइटोकाइंस। उसमें से कुछ पॉपुलर साइटोकाइन है जिनको हम बोलते हैं इंटरफेरोन। इंटरफेरोन यानी इंटरफेयर करता है, किसको इंटरफेयर करता है? वायरस की रेप्लिकेशन को। वायरस जो है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट के अंदर इम्प्लांट करता है, एंड जब होस्ट के अंदर इम्प्लांट करता है तो वो जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है। एक डीएनए के मॉलिक्यूल से 2 डीएनए के मॉलिक्यूल, 2 से 3 एंड सो ऑन, कई सारे मॉलिक्यूल जो है बना देता है। एंड जो होस्ट की सेल है उसको एक ऐसी फैक्ट्री बना देता है जिससे कई सारे वायरस जो है वो बाहर निकलते रहते हैं। तो जो हमारा इंटरफेरोन है वो क्या काम करता है? इस साइकिल को ब्रेक कर देता है और वायरस के रेप्लिकेशन को जो है वो स्टॉप कर देता है। तो साइटोकाइन, और वैसे साइटोकाइन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है भाई, इंटरफेरोन के ऊपर क्वेश्चन जो है आ चुका है। ये साथ में एक्टिवेट भी करते हैं कि दूसरी जो और WBC जो है वो और ज़्यादा जो है डिवाइड करे एंड जो पैथोजन उसको किल जो है वो करे। इन दोनों को हम बोलते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस,
ठीक है जी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा था? फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर्स। ठीक है जी, इतना हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट करना क्या समझ में नहीं आया। आगे देखते हैं हम। अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक क्या ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरी क्या सेलुलर इम्यूनिटी। अगर हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स, अगर जैसे कि कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी उसके रिस्पेक्ट में कुछ ऐसे प्रोटीन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? एक ऐसी वाई शेप की स्ट्रक्चर होती है और वह एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करती है हमें बैक्टीरिया से और माइक्रोब से। एक एंटीबॉडी किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है? जो एंटीबॉडी है उसके अंदर वाई शेप की जो स्ट्रक्चर है उसके टॉप पे एक वेरिएबल रीजन होता है। वेरिएबल रीजन इज लाइक फिंगर्स। फिंगर से क्या करते हैं? मैं क्या करने लग रहा हूँ? फिंगर से पकड़ने लग रहा हूँ, है ना। फिंगर से ये मैंने पकड़ रखा है ना, फिंगर से ये पकड़ रखा है ना। तो ये जो स्पेसिफिक रीजन है ये एक डेफिनेट जो एंटीजन जो है उसके साथ में बाइंड कर देती है। जैसे कोई वायरस अगर आ गया है तो ये उसके साथ जो है बाइंड हो जाएगी एंड सेल के अंदर नहीं जाने देगी। और जब सेल के अंदर नहीं जाने देगी, बाहर ही अगर उसको रखेगी तो एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है वो हो जाएगी। इसके अलावा ये ऑप्शनाइजेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? अगर कोई पैथोजन अंदर आया हुआ है और एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड हो जाती है तो ये हेल्प करती है WBC को कि ये उसको इंगल्फ कर ले। साथ में आपने ये भी सुना होगा कि अगर किसी का A ब्लड ग्रुप है और B ब्लड ग्रुप वाला अगर A ब्लड ग्रुप को अगर ब्लड डोनेट करता है तो उसमें क्या होता है? हेमोलाइसिस जो है हो जाता है, एग्लूटिनेशन जो है हो जाता है। वो एग्लूटिनेशन क्या है कि जो RBC है उसके ऊपर कुछ सर्टेन एंटीजन है और जो एंटीजन है वो इन एंटीबॉडी के साथ बाइंड होते हैं और क्लम्पिंग हो जाती है, RBC को जो है वो किल कर देते हैं। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन के द्वारा भी ये काम करते हैं। ये क्या है? ऐसे इम्यूनोलॉजिकल प्रोटीन्स है। प्रोटीन पता है ना, प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड के। अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या थी? अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर ये थी कि एक ग्रुप NH2, फिर कार्बन COH ग्रुप, एक R ग्रुप और एक H ग्रुप, यही था ना। टॉप पे देखो क्या है? टॉप पे है CH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन आयन इसको दे देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 ग्रुप। दूसरा इसके पास क्या है? COH ग्रुप है। ये नीचे वाला क्या है? COO ग्रुप है। H जो है यहाँ से रिमूव हो रखा है। बीच में एक ऐसा पार्ट है, बीच वाला जो है ये पार्ट है। तो यानी कि ये क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोटीन है। और इस इम्यूनोलॉजिकल प्रोटीन को अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? वाई शेप की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तो ये लंबी चेन है, इसको हम बोलते हैं हैवी चेन, और एक ये छोटी सी है, इसको हम क्या कहेंगे? लाइट चेन। इसको अलग से H2L2 भी कहते हैं। H2 क्या है? हैवी चेन 2 है और लाइट चेन कितनी है? 2 है। ये हैवी चेन और ये लाइट चेन, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, किससे? सल्फर सल्फर बॉन्ड की हेल्प से। तो इसके अंदर बॉन्ड जो है वो पाई जाती है, सल्फर की डाइएस्ट बॉन्ड जो है वो पाई जाते हैं इसके अंदर। एंड ये जो ब्लैक रीजन है उसको तो बोलते हैं वेरिएबल रीजन, एंड जो नीचे वाइटिश पार्ट जो दिखा रखा है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। अगर हम यहाँ पर देखें तो कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन जो है वो रिलेटिवली छोटा है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एग्जाम के अंदर आ सकता है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। तो एंटीबॉडी जो है डिफेंड करती है बैक्टीरिया और वायरस से, और जो बी लिम्फोसाइट है वो सिक्रीट करती है एंटीबॉडी। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है वो प्लाज्मा बी सेल के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है और मेमोरी बी सेल के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। अगर प्लाज्मा बी सेल के अंदर कन्वर्ट होती है तो ही ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और अगर मेमोरी बी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो कोई भी अगर पैथोजन आया है तो उसकी शेप साइज स्ट्रक्चर जो है ये अपनी मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर कर लेती है। एंड जब कभी भी पैथोजन दोबारा से इंटर करेगा तो फिर उसके बाद में यही मेमोरी बी सेल जो है प्लाज्मा बी सेल में कन्वर्ट होकर ढेर सारी एंटीबॉडी जो है वो सिक्रीट करने लग जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, क्या भाई स्किन के पास मेमोरी होती है? नहीं। स्टमक के पास मेमोरी? नहीं। क्या न्यूट्रोफिल के पास? नहीं। क्या इन साइटोकाइन के अंदर? नहीं। मेमोरी किसके अंदर प्रेजेंट है? भाई ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर है। इसी वजह से
ये जो इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक है क्योंकि ये पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती है। एक डिफरेंस और हो गया कि एक्वायर्ड और इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एंड इनेट इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, इनके पास मेमोरी सेल होते हैं, इनके पास मेमोरी सेल नहीं होती। आगे देखते हैं, इनको अलग से हम AMIS भी कहते हैं। ए क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्लियर है भाई। एंटीबॉडी कौन रिलीज करता है, प्लाज्मा बी सेल रिलीज करती है, और प्लाज्मा बी सेल क्या थी स्टार्टिंग में, बी लिम्फोसाइट थी। ठीक है भाई, इतनी चीज़ क्लियर है। अगर हम एंटीबॉडी के बारे में देखें तो एंटीबॉडी जो है 5 डिफरेंट टाइप की हो सकती है, DEMEG से यानी कि दिमाग से। सेकंड नंबर पे देखें IgD यानी इम्यूनोग्लोबिन डी। इम्यूनोग्लोबिन डी को अगर देखें तो ये एक मोनोमर है, जैसे वाई शेप की स्ट्रक्चर है वैसे ही इसकी स्ट्रक्चर है, केवल 0.2 जो है प्रेजेंट होती है। काम क्या है इसका, एंटीजन रिकॉग्निशन होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बी सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। दूसरी देखें DE, ई यानी कि थर्ड अगर हम देखें तो ये एक मोनोमर है IgE, और सबसे कम जो है यहीं पाई जाती है ई को आप ऐसे समझें कि जब भी आपको एलर्जी होती है तो आपके मुंह से क्या निकलता है, ई। तो इसका मतलब ये क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर जो है ये वर्क करती है। इसके अलावा ये बाउंड होती है मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल के साथ में, और ब्लड के अंदर भी जो है ट्रैवल करती है। तो DEM, एम यानी लास्ट में देखिए जो एम का मतलब मेगा यानी कि जो बड़ा है, और अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके अंदर वाई शेप की स्ट्रक्चर कितनी है, 5 है, तो यानी कि पेंटामर है, और ये एक दूसरे के साथ किसके साथ जुड़ी हुई है, एक जे चेन के साथ जुड़ी हुई है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को जो है एक्टिवेट करती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, एक 20 प्रोटीन का बना हुआ ऐसा सिस्टम है जो माइक्रोब के ऊपर जो है अटैक करता है, उसके अंदर होल करता है, एंड होल करने के बाद में साइटोलिसिस होकर के जो माइक्रोब जो है वो मर जाता है। इसके अलावा एम के बाद में ए देखें फर्स्ट है हमारा, तो IgA जो है वो डाइमर है, एक जे चेन के साथ में जुड़ा हुआ है, अराउंड 10 से 15% होता है। जितने भी सिक्रीशन निकलते हैं जैसे कि टीयर हो गया, स्लाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तो उन सभी सिक्रीशन के अंदर IgA जो है वो प्रेजेंट होता है, हमारे टीयर्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। एंड फाइनली जो है हम IgG की बात करते हैं। IgG के अंदर अगर हम देखें तो ये भी एक मोनोमर है, एंड ये भी क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करता है। तो हमें जनरली एंटीबॉडी के बारे में केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि एंटीबॉडी कौन सी थी, एंड एक्टिवेट जो है वो कौन सा क्या फंक्शन जो है वो करती थी। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके अंदर एक पार्ट और आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं CMIS। CMIS का मतलब क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है किससे, फंगी और एंड प्रोटोजोन। तो इनका साइज रिलेटिवली काफ़ी बड़ा होता है, बैक्टीरिया वाइसा काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। जो छोटे साइज़ के पैथोजन होते हैं उनके साथ कौन डील करता है, एंटीबॉडी। लेकिन जो बड़े साइज़ के होते हैं उनके साथ कौन डील करता है, हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर भी जो है ये इंपॉर्टेंट रोल करता है। वैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या है, मान लो किसी किडनी खराब है तो किसी दूसरे पर्सन की किडनी जो है वो आपकी अंदर जो है अगर इम्प्लांट कर दी जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहेंगे। लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट आसान नहीं होता क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो रिकॉग्नाइज कर देती है कि ये जो ऑर्गन है ये हमारा नहीं है, तो इसलिए क्या करें, इसको किल कर दे क्योंकि ये तो फॉरेन है। तो कौन सी इम्यूनिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी इम्यूनिटी ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर देती है या फिर ग्राफ्ट रिजेक्ट जो है वो कर देती है, तो वो कौन सी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। तो जो टी सेल है वो इसके अंदर पाई जाती है, एंड उसके 4 डिफरेंट पार्ट जो है पाए जाते हैं। जैसे एक मेमोरी सेल बी के अंदर पाया जाता है, ऐसे ही मेमोरी सेल जो है इसके अंदर भी जो है पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर एक हेल्पर टी सेल जो है पाई जाती है, एच का मतलब हेल्पर है। यहाँ पे हेल्पर टी सेल है वो एक्टिवेट करती है किसको, बी सेल को एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल को। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो किल करती है सेल को साइटोटॉक्सिक, साइटो यानी सेल, टॉक्सिक यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिससे सेल जो है वो डाई हो जाए। तो यानी कि ऐसे ये केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से सेल जो है वो मर जाती हैं। तो ऐसा मटेरियल जो है ये सिक्रेट करती हैं। साथ में कोई अगर पैथोजन आ जाता है तो उसको ये अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेती है, एंड बाद में यही सेल कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसके अंदर, एंड जो
हेल्पर टी सेल है उसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर एक रिप्रेसर टी सेल भी है जो क्या करती है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की कब जरूरत पड़ती है, जब एलर्जी हो जाए। एलर्जी क्या है, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है। उस टाइम पे जो हमारी इम्यूनिटी है उसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लग रही है। तो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स को रोकने के लिए जो टीआर जो है वो काम करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके इतने सारे टाइप है, यहाँ पर इसके जो है इतने नहीं है, तो ये एक पार्ट जो है वो और आ गया। और भी इसके बीच में डिफरेंस हो सकते हैं, वो क्या कि जो अडप्टिव इम्यूनिटी है यानी कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके अंदर दो रिस्पॉन्स मिलते हैं। जिस तरीके से आपको बचपन में माता हुई होगी, चिकन पॉक्स जो है वो हुआ होगा, एंड वो एक बार होने के बाद में अगर आपको बचपन में हो गया है, क्या वो आगे लाइफ में कभी दोबारा से हो सकता है? नहीं होगा। कारण क्या है कि जब वो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो उस टाइम पे प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है किसका, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, एंड वो उस पैथोजन को रिकग्नाइज करती है और धीरे धीरे उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी जो है बनाना स्टार्ट करती है। एंड जब पेशेंट उससे रिकवर कर जाता है तो मेमोरी बी सेल जो है काफ़ी ज़्यादा बन जाती है उस चिकन पॉक्स को लेकर के। अगर दोबारा से वही पैथोजन अगर बॉडी के अंदर आता है तो यही हमारी जो मेमोरी बी सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर प्लाज्मा बी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और ढेर सारी एंटीबॉडी जो सिक्रेट होने लग जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी बहुत सारी साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो सिक्रेट होने लग जाएगी और अल्टीमेटली जो पैथोजन जो है उसको ये किल कर देंगी। तो बात यहाँ साफ सी है कि यहाँ पर दो टाइप का रिस्पॉन्स आता है। एक पहला रिस्पॉन्स जिसमें पेशेंट जो है उस डिजीज़ को लेकर जो है इन्फेक्ट होता है एंड स्लोली जो है इम्यूनिटी डेवलप करती है। एंड एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है जब पैथोजन दोबारा से अंदर आए तो पेशेंट को कभी भी डिजीज़ नहीं होती, उसका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो पैथोजन जो होता है वो ऑलरेडी जो है उससे ही मर जाता है। आगे देखते हैं भाई, कई बार बात होगी हमें कहते क्या एंटीजन है क्या? एंटीजन कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर गया और अंदर जा कर के वो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है एक्टिवेट कर देता है यानी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो एंटीबॉडी है। जनरली ये एक टाइप के कंजुगेट प्रोटीन हो सकते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं या फिर लिपोप्रोटीन हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन हो सकते हैं। इस टाइप के जो हमारी बॉडी के अंदर गए तो उससे क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप होने लग जाएगा क्योंकि दे कोज हार्म टू आवर बॉडी। इसके अलावा एंटीबॉडी बनेगी कब? एंटीबॉडी तब बनती है जब कुछ स्पेसिफिक सेल उन पैथोजन को या फिर उस एंटीजन को खाते हैं। तो कुछ सेल हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ऐसे सेल होते हैं जो एंटीजन को इंगल्फ करते हैं और इंगल्फ करके वो MHC कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंड वो प्रेजेंट करते हैं किसके सामने, हेल्पर टी सेल जो है उसके आगे जो है ये एक्सप्रेस शो करते हैं और हेल्पर टी सेल जो है फिर वो एक्टिवेट कर देती है बी सेल को एंड टी सेल को एंड फिर उसके बाद में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इम्यूनिटी हालांकि मेन काम तो इनका है, लेकिन इनको भी एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए, इनको चाहिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जैसे कि मैक्रोफाज है, डेंड्राइटिक सेल है। ये क्या करते हैं, अगर कोई बाहर से एंटीजन आया है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आया तो उसको इंगल्फ कर देंगे एंड उसको फिर अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो शो ऑफ करेंगे एंड उसके बाद में जो हेल्पर टी सेल है वो देखेगा कि ये अपनी बॉडी को नुकसान अगर पहुंचाने लग रहा है तो बी सेल को एक्टिवेट कर दो, टी सेल को एक्टिवेट कर दो एंड किलिंग जो है स्टार्ट कर दो, नहीं तो हमारी बॉडी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हो जाएगा। यहाँ तक कुछ ऐसा पार्ट जो भी ना आया समझ में। एक यहाँ पर लिखा हुआ है FAB और FC। जनरली हम अगर एंटीबॉडी को एंजाइम से अगर डाइजेस्ट करवाते हैं तो उससे दो पार्ट बन जाते हैं, एक पार्ट फ्रैगमेंट ऑफ एंटीबॉडी एंड फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसी वजह से FAB एंड FC जो है नाम दिया गया है। क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के और भी टाइप हो सकते हैं? हाँ, और भी टाइप हो सकते हैं। जो हमारी एडप्टिव इम्यूनिटी है उसके दो और टाइप हो सकते हैं। एक क्या, एक्टिव इम्यूनिटी, और एक क्या हो सकता है, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी के ऊपर भी क्वेश्चन जो है पहले आ चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, व्हेन बॉडी इटसेल्फ produce
एंटीबॉडी अगेंस्ट दी एंटीजन। तो दो केस के अंदर हो सकता है। केस 1, एक तो हो सकता है नेचुरल। नेचुरल क्या? व्हेन ए पर्सन गेट इन्फेक्शन फ्रॉम पैथोजन। तो अगर पैथोजन अगर आपकी बॉडी के अंदर चला गया तो क्या करते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। तो वो क्या हो गया, नेचुरल तरीके से एंटीबॉडी जो है बनने लग रही है। एक आर्टिफिशियल भी हो सकता है भाई। अब आर्टिफिशियल कैसे हो सकता है? जैसे वैक्सीन है भाई, तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि जैसे पल्स पोलियो की वैक्सीन जो है वो दी जाती है, तो उसके डेड पार्ट या फिर छोटे मोटे पार्ट जो है वो आप बॉडी के अंदर डाल दिए जाते हैं, जिससे बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन बॉडी क्या समझती है कि कोई हार्मफुल पैथोजन जो है बॉडी के अंदर आ गया है, तो उसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो, एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस स्टार्ट कर दो। अब ये काम जो किया है वो किसके द्वारा हुआ है? वो अल्टीमेटली बॉडी के द्वारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है। लेकिन क्या पैथोजन सच में अंदर गया है? वेल, नहीं गया। तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो कहेंगे। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा जो है पैसिव हो सकता है। पैसिव को भी दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल और एक हो सकता है क्या, आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या है? पैसिव का मतलब ही क्या है? पैसिव का मतलब ये क्या है? व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस इनटू दी पेशेंट या फिर पर्सन। नेचुरल किस तरीके से हो सकता है कि जो मदर है अगर वो मिल्क पिलाने लग रही है टू बेबी, तो उसके अंदर कुछ एंटीबॉडी होते हैं जैसे कि IgA। तो IgA एंटीबॉडी किसके अंदर चली गई? बेबी के अंदर गई। क्या बेबी ने वो एंटीबॉडी खुद बनाई? नहीं, वो तो मदर से आई है। तो मदर से आई है तो रेडीमेड आई है, तो नेचुरली आई है। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने बाहर से उसके अंदर जो है वो डाल दी हो अलग से बना करके। तो आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। इसी तरीके से जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जो है IgG जो है वो एंटीबॉडी जो है ट्रांसफ़र कर देती है टू बेबी। तो ये दोनों केस किस टाइप के हो गए? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के हो गए। आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब आर्टिफिशियल किस तरीके से? मान लो आपको जो है लोहे से जो है आपकी इंजरी हो गई, एंड इंजरी होने के बाद में जो डॉक्टर है वो आपको टेटनस का इंजेक्शन जो है वो दे देता है। तो जो टेटनस का इंजेक्शन वो जो दिया जाता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? कई सारी एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट है। तो डॉक्टर ने जो है वो रेडीमेड आपके अंदर डाली है एंड वो आर्टिफिशियल तरीके से बनी हुई है। तो जब आर्टिफिशियल तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डलती है तो हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है कहते हैं। इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अब की बार हो सकता है दोबारा से आ जाए। सो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो उसको कमेंट कीजिए, लाइक करें, मोटिवेट रहें, मुझे भी रखें।